सो लास्ट क्लास में हमने बात की थी सिचुएशंस ऑफ यूरोप के बारे में। यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं लास्ट क्लास में क्या हुआ था। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सिचुएशंस ऑफ यूरोप, सिचुएशंस ऑफ यूरोप, ये समझा था हमने। रेनेसां के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने देखा था कि कैसे इनोवेशंस कैसे होने लगी, मशीनरीज का यूज कैसे होने लगा, फिर यहां से आई इंडस्ट्रीज ग्रो, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, फिर इसके लिए रिक्वायरमेंट थी रॉ मटेरियल एंड मार्केट प्लेस, रॉ मटेरियल एंड मार्केट प्लेस। ठीक है, क्लियर है। हमने देखा था कि सिचुएशन क्या थी यूरोप में, यूरोप में सिचुएशंस क्या रही। ठीक है, उसके बाद रेनेसेंस आया, उसके बाद इनोवेशंस आई, क्योंकि इंडिविजुअलिज्म पे ज्यादा ध्यान हो गया, फोकस हो गया, तो स्टेट और सब चीजों ने, रिलीजन ने पॉलिसीज वैसी बनानी शुरू कर दी जो इंडिविजुअल के लिए अच्छी थी, उनकी ग्रोथ के लिए अच्छी थी। तो इनोवेशंस आई, उसके बाद आपकी मशीनरी आई, मशीनरी के बाद इंडस्ट्रियल ग्रोथ आया। ग्रोथ, जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ आया तो दो चीजों की रिक्वायरमेंट बढ़ी, फर्स्ट इज रॉ मटेरियल एंड सेकेंड इज मार्केट प्लेस। रॉ मटेरियल, क्योंकि मशीनरी डेवलप्ड है तो आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं, जिसके लिए आपको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। जितना रॉ मटेरियल आपके पास होगा उतना ही ज्यादा आपका प्रोडक्शन होता हुआ चला जाएगा। अब प्रोडक्ट बन रहे हैं तो उनके लिए मार्केट की जरूरत होगी, तो उसके लिए मार्केट प्लेस भी चाहिए जो उन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करे। क्लियर? इसी के लिए क्या शुरू हो गए, नया रूट ढूंढना शुरू कर दिया, न्यू रूट की डिस्कवरी हुई। न्यू रूट की डिस्कवरी में क्या हुआ, वास्को डी गामा इंडिया आ गए थे, न्यू रूट्स। ठीक है, कैसे आए थे, जो अफ्रीका वाला पोर्शन है हमारा, इसको थोड़ा सा एक बार देखते हैं मैप वर्क में। मैप वर्क इंपॉर्टेंट होता है, मैप वर्क इसलिए जरूरी है करने को, आपको एक मैप की इमेज भी साइड में लगाई जा सकती है रेफरेंस पिक्चर की तरह, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं। लेकिन अगर कोई टीचर आपको मैप ड्रॉ करके क्लास में दिखाते हैं, ऐसा नहीं है कि ड्रॉइंग का किसी को शौक है कि हाँ हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ, ऐसा नहीं होता। कोई भी टॉपिक, किसी भी टॉपिक की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इमेज फॉर्मेशन का होना जरूरी होता है। जब हम किसी टॉपिक को रिकॉल करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी इमेज बनती है, और अगर हम मैप वर्क पे ध्यान देते हैं तो वो इमेज कहीं ना कहीं क्लियर बनती है कि हमने मैप में इधर मेंशन किया था, कौन सी डायरेक्शन में मेंशन किया था, क्या मेंशन किया था, तो वो कहीं ना कहीं आप क्लियरली पॉइंट आउट उन चीजों को कर पाते हैं। दूसरा, मेंस के आंसर राइटिंग की अगर बात करें तो मैप बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो एटलीस्ट आप जितनी बार क्लास में मैप बोर्ड पे जितनी बार बनाया जाएगा उतनी बार उसको क्लास में प्रैक्टिस करना है अपनी नोटबुक में। क्लियर है? तो थोड़ा सा एक बार हम देख लेते हैं अफ्रीका वाला पोर्शन। ये कहीं ना कहीं हमारा अफ्रीका का पोर्शन है, इसको उधर ड्रॉ करते हैं हम लोग, क्योंकि मुझे इंडिया को भी ड्रॉ करना है। ये हम मान के चलते हैं कि ये हमारा साउथ पोर्शन है अफ्रीका का, ये पूरा हमारा अफ्रीका है। ठीक है, यहां से घूम कर अगर जाएगा तो ये हमारा कुछ इस तरह से यहाँ पर इंडिया आता है। क्लियर है? ये आपका अफ्रीका है। ऊपर क्या होगा, ऊपर का जो पोर्शन है वो यूरोप का होगा, ये आपका एशिया है। क्लियर है? अब जो पुर्तगीज कंपनी थी, वास्को डी गामा जो थे वो पुर्तगाल से थे। वो कहां से उन्होंने चलना शुरू किया, यहां से उन्होंने सी रूट ढूंढना शुरू किया। उनको जाना था ईस्टवर्ड डायरेक्शन में, तो उन्होंने रेफरेंस लिया कि ऑन द बैंक ऑफ, या फिर आप कह सकते हैं कोस्टल रीजन ऑफ अफ्रीका के पास से उन्होंने चलना शुरू किया
कि कभी ना कभी तो ये एरिया खत्म होगा और हम ईस्ट की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि ओशन करंट्स के बारे में आपको आइडिया नहीं है, ओशन की डेप्थ कितनी है, वहां करंट कैसे होंगे, वहां का वेदर क्लाइमेट कैसा होगा जो आपको अफेक्ट कर सकता है। तो सेफ रास्ता जो चुना उन्होंने चुना कोस्टल रीजन ऑफ अफ्रीका। यहां से होते हुए जब उनको उम्मीद उन्होंने जब छोड़ दी कि लगता है कि इस वर्ड मुड़ेगा ही नहीं, ये लैंड मास बहुत बड़ा है, तब यहाँ पर आकर जब उन्होंने देखा कि टर्निंग पॉइंट आ गया है तो उन्होंने इस पॉइंट को नाम दे दिया केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप। यहां से फर्दर जब हम आगे जाते हैं तो एक प्लेस मिलता है मोजाम्बिक, जहां पर एक हार्बर बना, यानी कि सारी शिप्स जो भी हैं पुर्तगीज की वो कहीं ना कहीं यहाँ आकर इकट्ठा होने लगी। उसके बाद जस्ट अ मिनट। उसके बाद जब थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो यहाँ कीनिया करके एक प्लेस था जिसमें एक सिटी थी मालिनी। वहां पर उनको दो गुजराती पीपल मिले जिन्होंने उनको डायरेक्शन गाइड की और वो लोग केरला के कालीकट में पहुंचे। वास्को डी गामा, जो पुर्तगीज कंपनी जो निकली थी वे डिस्कवर करने के लिए, सी रूट को डिस्कवर करने के लिए, उसके जो लीडर थे या उसको जो हेड कर रहे थे वो वास्को डी गामा थे। इसीलिए बोला जाता है कि वास्को डी गामा भारत पहुंच गए। वास्को डी गामा हैज अराइव्ड इंडिया इन 1498। यहां तक क्लियर है? दो इंपॉर्टेंट नाम और हम देख लेते हैं लास्ट की क्लास से। एक था जब आपका कॉन्स्टेंटिनोपल पर इस्लाम का पूरा, इस्लाम ने उसको कैप्चर कर लिया था, तो वहां से एक पर्सन हमने देखे थे जो 800 मनुस्क्रिप्ट्स को अपने साथ लेकर वहां से इटली की तरफ गए थे। उस पर्सन का नाम क्या था? ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है जो आपको प्रीलिम्स में दे सकता है, तो उस पर्सन का नाम आपको रिकॉल करने की कोशिश करनी है। उस पर्सन का नाम क्या था? कार्डिनल बेसारियल। पर्सन का नाम था कार्डिनल बेसारियल। ठीक है। उसके बाद दो नाम आते हैं, जब यहाँ पर वो लोग पहुंचे थे केन्या में तो दो गुजराती पीपल मिले थे उन लोगों को, दो गुजराती पर्सन थे जिन्होंने हेल्प की थी इंडिया पहुंचने में, वहां का रूट, वहां के वेदर के बारे में पूरी इंस्ट्रक्शन या फिर आप कह सकते हैं गाइडेंस उनको प्रोवाइड की थी। वो उन दो लोगों के नाम क्या थे उसको आप रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। एक का नाम था अब्दुल माजिद। अब्दुल माजिद, अगर किन्हीं ने नोट डाउन नहीं किया है तो नोट डाउन कर सकते हैं, अब्दुल माजिद और कांजी मलम। अब्दुल माजिद एंड कांजी मलम। अब्दुल माजिद एंड कांजी मलम were the two people who helped Portuguese to reach India. अब एक चीज ध्यान देना, जब हम बात करते हैं यूरोपियन कंपनीज की, अब थोड़ा समझिए, जब हम बात करते हैं यूरोपियन कंपनीज की और उनके इंडिया आने की, तो आपने एक पैटर्न देखा होगा कि जो सबसे पहले नए नए प्लेसेस सर्च करने के लिए, न्यू प्लेसेस सर्च करने के लिए और कॉलोनी स्टैब्लिश करने के लिए जो यूरोपियन पावर सबसे पहले आगे आई, जो यूरोपियन पावर सबसे पहले आई, हम यहाँ बात कर रहे हैं उन देशों की जो देश न्यू प्लेसेस को सर्च करने के लिए और कॉलोनीज के फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले यूरोप से बाहर निकले, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो यूरोपियन पावर्स थी जो सबसे पहले यूरोप से बाहर निकले, उनमें किस किस का नाम आता है? उसमें नाम आता है स्पेन, पोर्तुगीज, फ्रांस, ब्रिटेन, डच और डेन। इनमें भी चार मेन पावर्स थी। वो कौन कौन सी थी? तो इनमें भी चार जो पावर थी वो सबसे आगे थी, जो था, क्योंकि अगर हम यूरोप के मैप की बात करते हैं, यूरोप का मैप एक बार हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं।
सी, अभी हम इसको थोड़ा सा मैप वर्क से समझते हैं। ये जो आपका एरिया है वो पूरा यूरोप का एरिया है। इसी एरिया में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी है, ये आपका ब्लैक सी है। ये जो आपका पोर्शन है जो आपको इस्तांबुल दिख रहा होगा, हल्का सा अगर मैं इसको जूम करूं तो वीडियो ब्लर हो रही है, वेरी सॉरी। ये जो इस्तांबुल है अगर आपको दिख पा रहा है, ये होता था पहले कॉन्स्टेंटिनोपल, जो कैपिटल चुना गया था ईस्ट रोमन एम्पायर की। ठीक है, अब देखते हैं जो 6 कंपनी इंडिया में सबसे पहले आई। अब देखो स्पेन, हमने क्या बात की कि स्पेन, पुर्तगीज, फ्रांस और ब्रिटेन यही कंपनीज थी, क्योंकि रूट क्या था हमारा, यहाँ से निकलकर नीचे अफ्रीका है, अफ्रीका को क्रॉस करते हुए हमें इंडिया में आना था। तो नियर बाय जो ओशियन के रहेंगी कंपनीज या फिर कह सकते हैं कंट्रीज, उन्हीं की कंपनीज सबसे पहले निकल पाएंगे यहाँ से। डच और स्पेन तो अंदर हो गया, वो अंदर से जब तक निकल कर आएंगे तब तक ये आधा रास्ता क्रॉस कर चुकी होंगी। तो इसीलिए क्या है कि सबसे पहले जो आई वो थी स्पेन, पुर्तगीज, फ्रांसीसी एंड ब्रिटेन, या फिर हम कह सकते हैं यूनाइटेड किंगडम की जो कंपनीज थी वही थी। अब इसी में एक और चीज हम देखते हैं कि अगर ये वाली जो अब आपके अंदर बच गई जो कंट्रीज बची, अगर वो इस रास्ते से निकल सकती हैं, या तो इस रास्ते से निकलेंगी क्योंकि यहाँ पर ही है जो अटलांटिक ओशन से ये टच कर रही हैं, बॉर्डर टच कर रहे हैं, या फिर ये इस रास्ते से होकर निकल सकती हैं। तो अगर पॉसिबल इस रास्ते से होता, क्योंकि ये तो ऑटोमन के कंट्रोल में है, उनकी रूल रेगुलेशन, उनके टैक्सेस को फॉलो करते हुए ही आप जा सकते हैं, तो अगर ये पॉसिबल होता तो नया रूट डिस्कवर करने की बात ही नहीं आती। ये पॉसिबल नहीं था तभी तो बात हुई कि नया रूट डिस्कवर करना है। क्लियर है? ठीक है, आई होप मैप से ये क्लियर हुआ। तो सबसे पहले जो कॉलोनीज के लिए बाहर निकले थे वो जो आपकी कंट्रीज थी, वो आपकी कंट्रीज थी ये। ठीक है, अब एक हेडिंग हम लोग बनाते हैं। यूरोपियंस who came forward to search new places were यहाँ पर नाम लिख सकते हैं आप उनके, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस एंड ब्रिटेन। ठीक है, इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, अब जब ये वहां से बाहर निकले और उन्होंने नए नए रास्ते खोजने शुरू कर दिए, और हमने देखा कि पुर्तगाल में जो एक थे वो थे वास्को डी गामा, जो पहुंच गए थे इंडिया 1498 में। कौन गए थे? वास्को डी गामा। इसी टाइम पर डिस्कवरी हुई थी एक और चीज की, 1492 में कोलंबस पहुंच गए थे अमेरिका। 1492 में क्या था? 1492 में कोलंबस पहुंच गए थे अमेरिका। ठीक है, तो इन दो फैक्चुअल पॉइंट्स को यहाँ हम लोग याद रखेंगे। जब ये लोग अमेरिका और इंडिया पहुंचे और यहाँ का लैंडमास देखा, यहाँ का पोटेंशियल देखा, जब यहाँ से वास्को डी गामा वापस गए, इंडिया से जब वापस गए, तो जितनी उनकी पूरी कोस्ट लगी थी पूरे अटलांटिक ओशन से होते हुए, पूरे अटलांटिक ओशन से जाते हुए इतना लंबा टाइम उन्होंने निकाला, तो जो पूरे आप कह सकते हैं ट्रेवल की जो कॉस्ट थी और इंडिया में स्पाइसेस खरीदने की जो कॉस्ट थी, वो जो उनका खर्च हुआ था, जो टोटल एक्सपेंडिचर हुआ, एक्सपेंस हुआ, उससे 60 टाइम्स उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया। 60, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 60%, 60 टाइम्स। ये क्या था? प्रॉफिट था।
जब वो यहाँ से जाते हुए ब्लैक पेपर, स्पाइसेस, ये सब जब लेकर गए थे और यहाँ उनको ले जाकर जब उन्होंने यूरोप में सेल किया, तो जो प्रॉफिट बना वो 60 टाइम्स का था, सारे ट्रेवल, सारे एक्सपेंसेस को कट करने के बाद। क्लियर? ठीक है। अब देखो, कोई भी कंपनी, कोई भी लोग जब इस चीज को देखेंगे कि हम यहाँ से जब जाते हैं तो टाइम लगेगा ट्रैवल करने का, ट्रैवल की कॉस्ट कुछ आएगी। अब सवाल है, वो सारी कॉस्ट कट करने के बाद भी अगर 60 टाइम्स प्रॉफिट उनको मिल रहा है तो उनको क्या लगेगा? उनको लगेगा कि तब तो इंडिया के साथ डायरेक्ट ट्रेड करना, इतना लंबा रास्ता ट्रेवल करने के बाद भी, इतना टाइम देने के बाद भी अगर 60% का प्रॉफिट होता है तो जितना ज्यादा हम इंडिया से यहाँ पर इंपोर्ट करके ले आएंगे उतना ही ज्यादा प्रॉफिट बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो डायरेक्ट ट्रेड जो है वो इंडिया के साथ बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो जो वास्को डी गामा की विजिट थी, ऐसा बोला जाता है कि वास्को डी गामा की विजिट और एक स्टोरी, एक इंडिया में ट्रेवलर आए थे, जो एक एशियन ट्रेवलर इंडिया में पहुंचे थे। तो जो वेनेशियन ट्रैवलर इंडिया में पहुंचे थे, वो पहुंचे थे इंडिया में जो आंध्रा वाला रीजन पड़ता है, आंध्र प्रदेश जो है करंट टाइम पे, वो यहाँ पर पहुंचे थे। यहाँ पर एक डायनेस्टी होती थी जो रूल कर रही थी उस टाइम पर, कात्या डायनेस्टी, वारंगल के कात्याज। ठीक है। वारंगल के कात्याज में रुद्रमा देवी का रोल था, जो वहां पर हेड थी। उस टाइम पे वेनेशियन रूलर एक आए थे यहाँ पर, वेनेशियन ट्रैवलर एक आए थे वेनिस से, एक ट्रैवलर इंडिया पहुंचे थे, जिन्होंने इंडिया की बहुत सारी स्टोरीज, कात्या डायनेस्टी की, रुद्रमा देवी की बहुत सारी स्टोरीज को यूरोप में जाकर बताया था, और पूरे इंडिया के बारे में जो उनका एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर, जो उन्होंने अकाउंट बनाया, जो मेमोरियल उन्होंने लिखा, जैसे कैसे हम आज के टाइम पे व्लॉग लिखते हैं कि हम जहाँ जाते हैं वहाँ की पूरी चीजों को कैप्चर या रिकॉर्ड करते हैं, तो उन्होंने अपने रिकॉर्ड में जो मेंशन किया, अपने रिकॉर्ड में उनको यूरोप में जाकर जो बताया। ठीक है। एक तो वास्को डी गामा की विजिट, दूसरा वेनिस के ट्रेवलर जिनका नाम था मार्को पोलो। ठीक है, क्या नाम था? मार्को पोलो, मार्को पोलो। तो इन्हीं दोनों के अकाउंट्स ने जो है वो यूरोप में हलचल मचा दी। ठीक है। एक जहाज जो इंडिया से आता है यूरोप में और उसको रियलाइज होता है कि हमें 60 टाइम्स प्रॉफिट हो रहा है हमारी कॉस्ट से। दूसरी तरफ मार्को पोलो के जो अकाउंट्स थे, मार्को पोलो ने जो इंडिया के बारे में जो स्टोरीज यूरोप को बताई, उनकी स्टोरीज को सुनने के बाद बहुत सारे जो ट्रेवलर्स थे, बहुत सारे जो एक्सप्लोरर्स थे, मिलिट्री कमांडर्स थे, जिनको एक्सप्लोरेशन में इंटरेस्ट था, वो सारे इंडिया की तरफ आने के लिए इच्छुक होने लगे, विशफुल होने लगे, विलफुल होने लगे। ठीक है। तो स्टोरी को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, फैक्ट ऐसे ही याद हो जाएंगे। जैसे रुद्रमा देवी एक नाम है, कात्या डायनेस्टी और रुद्रमा देवी, रुद्रमा देवी, कात्या डायनेस्टी, मार्को पोलो इज रिलेटेड टू दैट। ठीक है। अभी हम मार्को पोलो के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कुछ फैक्चुअल चीजें हैं जो आपको साथ साथ याद हो जाएंगी, बस आपको कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलना है। एक इंडिया का मैप सब ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ इंडिया मैप। थोड़ा सा छोटा ड्रॉ करते हैं इसको, लिटिल स्मॉल। ये आपका अरुणाचल प्रदेश का रीजन हो जाता है, यहाँ से घूम के ऐसे आता है, बट यहाँ से हल्का सा स्ट्रेटन हो जाता है। बांग्लादेश का आपका रीजन है, एंड दिस इज, ठीक है। अब जो मार्को पोलो थे वो इंडिया कैसे पहुंचे? पहले हमने देखा वास्को डी गामा जो थे वो पूरा अफ्रीका को कवर करते हुए, क्रॉस करते हुए नीचे से हमारे केरला वाले रीजन में आए थे। अब मार्को पोलो आए वेनिस के रीजन से, एशिया होते हुए
चाइना को क्रॉस करते हुए इधर से घूमकर वो ईस्टर्न इंडिया के कोस्ट पर आए। तो दोनों ने बहुत अलग ही वे ऑप्ट किया इंडिया तक पहुंचने का। ये आए थे इंडिया के आंध्र प्रदेश रीजन में और ये आए थे इंडिया के केरला वाले रीजन में। क्लियर है? अब जब वो यहाँ पर पहुंचे, यहाँ पर काकत्या डायनेस्टी का रूल था। और यहाँ की जो रानी थी उस टाइम पर, उसका नाम था रुद्रमा देवी। ये यहाँ रूल करती थी। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक हेडिंग बनाते हैं फैक्टर्स, मैप के साथ ही उसको बनाना है आपको। फैक्टर्स विच मोटिवेटेड which motivated Europeans to travel and explore India. Visit of, फर्स्ट क्या होगा? विजिट ऑफ वास्को डी गामा and his huge profit. सेकंड क्या थी? टेल्स ऑफ मार्को पोलो, टेल्स कहानियां। ठीक है। अब जो मार्को पोलो थे वो वेनिस से थे। ठीक है। और यहाँ प्रॉफिट पे आप लिख सकते हैं 60 टाइम्स ऑफ एक्सपेंडिचर। मार्को पोलो जब भारत आए तो उन्होंने देखा, मार्को पोलो ने देखा कि इंडिया में जो ज्योग्राफिकल वेरिएशन है, ज्योग्राफिकल वेरिएशन जो है वो बहुत ज्यादा है। मार्को पोलो ने क्या देखा? ज्योग्राफिकल वेरिएशन जो है वो बहुत ज्यादा है, जो वेजिटेशन है वो बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है, यहाँ पर कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। तो मार्को पोलो लिखते हैं, इसको थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। मार्को पोलो लिखते हैं कि जितने तरीके के कलर हम पूरी दुनिया में देखते हैं उतने कलरफुल वेजिटेशन है वो भारत के अंदर दिखाई देती है। जितने तरह के कल्चर हम पूरे वर्ल्ड में देखते हैं, घूम कर देखते हैं, क्योंकि वो क्या थे? वो ट्रैवलर थे, वो पूरा घूम कर आए थे। तो उन्होंने कहा कि भारत में सिर्फ आप पहुंच जाओगे तो इतने कल्चर देखने को मिलते हैं, इतने रंग बिरंगे लोग देखने को मिलते हैं, सबके कल्चर अलग है, सबका लिविंग स्टाइल अलग है, लाइफ स्टाइल जो है वो डिफरेंट है, देयर लैंग्वेजेस आर डिफरेंट। तो अगर डाइवर्सिटी को देखना हो तो भारत को विजिट करो। पूरे वर्ल्ड में अगर आप घूम कर आ जाओगे और सिर्फ भारत चले जाओगे तो जितनी वर्ल्ड में डाइवर्सिटी नहीं है उतनी उससे ज्यादा डाइवर्सिटी जो है वो आपको इंडिया में मिल जाएंगे। तो जो लोग एक्सप्लोरर टाइप के पीपल थे या फिर एक्सप्लोरर थे, उनको यूरोप में इन कहानियों से बहुत ज्यादा मोटिवेशन या क्यूरियोसिटी मिली टू नो अबाउट इंडिया, कि है क्या ऐसा भारत के अंदर कि हमें भी जाना चाहिए। दूसरा, इन्होंने इंडिया के बारे में जो यहाँ की इकोनॉमी थी उसको इन्होंने नोटिस किया और उन्होंने लिखा, मार्को पोलो ने लिखा कि इंडिया में उस टाइम पर बहुत बड़ी बड़ी सिटीज थी, ट्रेड सेंटर्स बहुत सारे हैं इंडिया के अंदर, लार्ज सिटीज हैं इंडिया के अंदर, डेवलप्ड सिटीज हैं, मिलिट्री भी काफी अच्छी है। जब उन्होंने इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यहाँ की सिटीज, यहाँ का कल्चर, यहाँ की मार्केटिस, इन सब के बारे में जब उन्होंने लिखा तो अब कितने तरीके के लोगों को यहाँ आने के लिए मोटिवेशन मिलेगा, क्यूरियोसिटी मिलेगी। वो लोग जो एक्सप्लोर करना चाहते हैं नई नई चीजों को, उनको मोटिवेशन मिला। वो लोग जो बहुत सारी कल्चरल डाइवर्सिटी में इंटरेस्ट रखते हैं वो लोग आने लगे। जो लोग ट्रेड करते हैं, इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं, उनको भी लगा कि इंडिया में हो सकता है हमारे लिए कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज हो। सो दे ऑल्सो स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग इंडिया। क्लियर? तो ये कह सकते हैं हम
कि यूरोप से अचानक से ऐसा हुआ कि सारे लोग इंडिया की तरफ आने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस होने लगे। अब कहा जाता है कि ये सारी जो स्टोरीज थी वो कैसे बाहर आई। जब वो भारत से गए उसके बाद वेनिस के जो राजा थे वो बहुत परेशान थे, आसपास के रूलर्स जो थे उन्होंने वेनिस के ऊपर अटैक करने की पूरी तैयारी की हुई थी। ठीक है, सिचुएशन क्या थी कि वहां के राजा का कोई लीगल मेल सक्सेसर नहीं था। ठीक है, ये रीजन था कि वहां के राजा पर सब लोग अटैक करने के लिए प्लान कर रहे थे, तो मेल सक्सेसर नहीं होने की वजह से वो बहुत परेशान थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितने भी उनके दरबारी थे उनको बुलाया और बुलाने के बाद उन्होंने कहा कि ऐसी सिचुएशन आ गई है, अब हमारे ऊपर चारों तरफ से अटैक हो सकता है या फिर हमें खुद जो अपना सिंहासन है, जो राइट है जो स्टेट का, वो हमें छोड़ना पड़ सकता है। तो अब हमारे पास क्या क्या आखिरी ऑप्शन है, क्या लास्ट ऑप्शन है? क्लियर, टू कंट्रोल और टू हैंडल द सिचुएशन। उस टाइम पे मार्को पोलो ने उन्हें रुद्रमा देवी के बारे में बताया कि रुद्रमा देवी अगर इंडिया में एक फीमेल रूलर हो सकती है तो व्हाई नॉट इन वेनिस, तो वेनिस में क्यों नहीं हो सकती। तो उन्होंने तब बताया कि रुद्रमा देवी का जब जन्म हुआ था तो वहां के फादर ने या फिर वहां के मंत्री के जो हेड थे उन्होंने पब्लिक को ये नहीं बताया कि लड़की हुई है, उन्होंने पब्लिक को क्या कहा कि ये कात्य वंश की बारिश हुई है, कात्य वंश की उत्तराधिकारी हुई है। तो वो क्या हो गया, उसकी क्वीन बन गई। उसको हमेशा